नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बरेली बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। मौलाना तौकीर रजा की हिरासत अगले महीने की 11 नवंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। मौलाना तौकीर रजा इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं और फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से ही मौलाना तौकीर रजा की आज बरेली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जहां पेशी के बाद मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। बवाल के अन्य आरोपियों की फिजिकल पेशी कराई गई। मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें करीब 125 नामजद और करीब 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल चल रही है। बरेली पुलिस अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है और इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली सेशन कोर्ट के बाहर है और यहीं पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मौलाना तौकीर रजा की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और जहां पर अब उनकी तारीख 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। जिस तरीके से बरेली में 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, बरेली पुलिस ने ऐसे करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज किए, 125 लोगों को नामजद करते हुए करीब 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिसमें से मौलाना तौकीर रजा इस पूरे बलवे के मास्टरमाइंड है और आज मौलाना तौकीर रजा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी हुई है, जो कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में इस समय निरुद्ध है और अब उनकी अगली तारीख 11 नवंबर मुकर्रर कर दी गई है। तो अब देखना यह होगा कि 11 नवंबर को मौलाना तौकीर रजा फिजिकली लाए जाते हैं या फिर उनके लिए फिर एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लाया जाएगा। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। फर्रुखाबाद के अमृतपुर कस्बे में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। मस्जिद के पीछे खाली पड़ी सरकारी जमीन को मस्जिद में शामिल करने के लिए अवैध निर्माण किया गया था। हिंदू संगठनों ने मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी होने का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों ने सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई लंबे वक्त से चल रहे विवाद के बाद की गई है। एसडीएम ने मामले की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। अन्यथा की स्थिति में उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में प्रशासन की संलिप्तता और आज ये लोग ज्ञापन दिए हैं कि इसके क्रम में एक संयुक्त टीम बनेगी तहसीलदार की अध्यक्षता में, तहसीलदार और एसओ अमृतपुर, इनकी दोनों लोगों की टीम जो है और जो रेवेन्यू की टीम है साथ में, इसके साथ इसकी जांच की जाएगी और जो भी नियम संगत होगा, अगर निर्माण अवैध है तो जो हमारे संहिता में उल्लिखित प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कासगंज पुलिस ने 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले का खुलासा किया है। प्रेमिका के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियारों से हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपी फैजल को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली सहावर क्षेत्र के मोहल्ला झंडा का है। जिया की धारदार हथियारों से हत्या की गई थी। प्रेमिका ने अपने भाई और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने एक आरोपी को बड़ी माता के मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। फरार अभियुक्त फैसल पुत्र मुइन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कतर एक छुरा भी बरामद किया गया है। इसमें हत्या के कारण की जांच की गई तो यह पाया गया कि जो मृतक जिया अहमद है, यह अभियुक्त की बहन से प्यार करता था और शादी करना चाहता था, पर अभियुक्त के घर वाले इसमें राजी नहीं थे। इस कारण उन लोगों ने इसकी हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलील श्रीवास्तव लोकायुक्त जांच के घेरे में आ गए हैं। डॉक्टर सलील श्रीवास्तव पर आय से अधिक संपत्ति और आउटसोर्सिंग भर्ती में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सचिव डॉक्टर सीमा बंसल ने जिलाधिकारी से 18 नवंबर तक रिपोर्ट तलब की है। शिकायतकर्ता ने प्राचार्य पर पत्नी और पुत्र के नाम से संपत्ति खरीदने और दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप लगाया है। लीड रिसोर्स कंपनी के माध्यम से शासनादेशों का उल्लंघन कर आउटसोर्सिंग भर्ती करने का भी आरोप है।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग से शुरू ऐतिहासिक गुरुचरण यात्रा लखनऊ पहुंची। इसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज और खालसा की माता साहेब कौर पवित्र जोड़ा साहिब शामिल है। इन्हें पटना स्थित गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब में स्थापित किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी भी यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी परंपरा में यह मान्यता है कि जहां भी गुरु के चरण पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है। और उनका विशेष तौर पे सम्मान योगी आदित्य। भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके चार साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की इन पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज उसे देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में 46 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 10 जिलों के डीएम बदले गए हैं। 4 विभागों के सचिव और 3 मंडल के कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ है। 6 जिलों के सीडीओ का ट्रांसफर किया गया है। अतुल वत्स को हाथरस डीएम की जिम्मेदारी मिली है। राजा गणपति आर को सीतापुर डीएम बनाया गया है। कृतिका ज्योत्सना को बस्ती डीएम बनाया गया है। पुलकित गर्ग को चित्रकूट डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। अमित पाल को कौशाम्बी का डीएम बनाया गया है। विपिन कुमार जैन को डीएम बलरामपुर बनाया गया है। सत्य प्रकाश को ललितपुर डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। अश्वनी कुमार पांडे को श्रावस्ती डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर डीएम बनाया गया है। शिव शरप्पा जीएन को डीएम सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य के मदरसों में शिक्षक बनने के लिए केवल कामिल या फाजिल डिग्री पर्याप्त नहीं होगी। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मदरसा टीचर बनने के लिए अब ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री के साथ साथ शिक्षक पात्रता टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। वहीं इस फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन ने बीच का रास्ता निकालने की बात कही है। उनकी इतनी मेहनत, मशक्क़त, सालों की बर्बादी का खमियाजा कौन भुगतेगा। ठीक है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, एमए बीए की डिग्रियां होना चाहिए, तो इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। वो बीच का रास्ता ये हो सकता है कि जो भाषा यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ, उससे एफिलेटेड करके इन लोगों की डिग्रियों को वहाँ से मान्यता दी जा सकती है और बीच का रास्ता निकाल करके लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी पहुंचे कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि देश में जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। हम इस देश में जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाह रहे हैं। इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा है। बीएसपी की कल मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक होगी। इस बैठक में सिर्फ मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया है।
पार्टी अध्यक्ष मायावती इस बैठक में मौजूद रहेंगी। इस बैठक में SIR को लेकर भी दिशा निर्देश दिया जाएगा। कल सुबह 11 बजे बीएसपी दफ्तर में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से बड़े मुस्लिम नेताओं और चेहरों को बुलाया गया है। मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में बीएसपी इस बात पर फोकस करेगी कि 2027 विधानसभा चुनाव में किस तरह से मुस्लिम वोटर्स को फिर से अपनी तरफ लाया जाए। पूर्व विधायक के बयान पर भड़की बीएसपी अध्यक्ष मायावती। राघवेंद्र प्रताप सिंह के बयान पर निशाना साधा है। पूर्व विधायक का बयान जहरीला है, विषैला, हिंसात्मक, खेल निंदनीय है। मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ घृणित बयान। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अशांति, अराजकता, मजहब पर खतरा है। अराजक तत्व सभ्य सरकार के लिए चुनौती है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के संतों ने सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के बयान का समर्थन किया है। संतों ने कहा है कि जब धर्म पर हमला होता है तो जवाब भी उसी तरह देना चाहिए। संत समिति के महामंत्री पवन दास शास्त्री ने कहा है कि जब बेधर्मियों ने 16,108 कन्याओं को बंदी बनाया था तब भगवान ने भी ऐसा ही काम किया था। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कलकीराम ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई सनातनी इस पर खुलकर बोल रहा है तो यह स्वागत योग्य है। वहीं संत सीताराम दास ने कहा है कि लव जिहाद के नाम पर जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है वो निंदनीय है। अगर सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज उठी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 16,108 कन्याओं को बंदी बना रखा था और व्यभिचार करने की दृष्टि से, उनके साथ विवाह करने की दृष्टि से इस प्रकार से उनको बंदी बना करके रखा था। तो आज के युग में भी अगर हमारे धर्म के बहु बेटियों को विधर्मी बनाने का प्रयत्न होता है तो एक के बदले 10 नहीं, एक के बदले 100 इस प्रकार के विधर्मियों को के कन्याओं को ला करके स्वधर्म में स्थापित करना, ये पूर्व में हमारे हिंदू धर्म के ही रहे हैं और आज फिर से हिंदू धर्म में वापसी होगी तो ये खुशी का विषय है। आज पूरे देश में आप देख रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत हिंदुओं की बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। कई सोशल मीडिया पर से वीडियो आए हैं जिसमें साफ दिखाया जाता है कि आप ब्राह्मण की लड़की को फंसाओ तो आपको इतना पैसा मिलेगा, वैश्य की लड़की पर इतना पैसा मिलेगा, क्षत्रिय की लड़के पर। तो अगर एक वर्ग खुलेआम ये कह रहा है तो कम से कम सनातन धर्म में कोई तो है जिसने खुले मंच पर यह बात कही है। ये स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा लगातार हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करना, लव जिहाद के तहत धर्मांतरण का जो कार्य किया जा रहा अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इस पे संपूर्ण हिंदू जनमानस को चिंता करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा था। एक मौलाना पर हम लोगों की निगाह रहेगी। दरोगा जी लोग, आप लोग भी आए भवानीगंज से, तो धनखरपुर को कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का काम करना है, चाहे जैसे भी करना है, और सबकी साथ और सबकी नौकरी की गारंटी हमारी है। हम बोल रहे हैं और एक मौलाना पर हम लोगों की निगाह रहेगी। दरोगा जी लोग, आप लोग भी आए भवानीगंज से, तो धनखरपुर को कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का काम करना है, चाहे जैसे भी करना है, और सबकी साथ और सबकी नौकरी की गारंटी हमारी है। हम बोल रहे हैं। खबर दिल्ली से है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों को इससे फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने खाद पर करीब 38,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की है। रबी की फसल के लिए किसानों को खाद पर सब्सिडी मिलेगी। बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को
आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। नोएडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण अधिसूचना जारी हो गई है। विस्तारीकरण के लिए तीसरे फेज की अधिसूचना जारी हुई है। तीसरे चरण में 14 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 1857 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। जिसे आपत्ति होगी वो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट आपत्ति दर्ज करा सकेगा। आपको बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। जल्द ही उद्घाटन की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में अगले साल करीब 24 विमान शामिल हो सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस अब घरेलू बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होने वाले विमानों में इंटीरियर डिजाइन को अपडेट किया गया है। एयर इंडिया के बेड़े में अभी करीब 110 विमान हैं। खबर अयोध्या से है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में होने वाले 25 नवंबर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने आज दूसरे दिन की बैठक से पहले मीडिया को जानकारी दी। ध्वजारोहण के दिन श्रद्धालुओं के लिए दर्शन परकोटा और सप्त मंदिरों में नहीं हो सकेंगे। वहीं करीब 8000 लोगों को राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का संदेश देने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। समारोह के अगले दिन से श्रद्धालु परकोटे के मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। निपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि श्रद्धालु मंदिर के निर्माण कार्य को देख सकें। 25 नवंबर को नहीं होगा। जो लोग आमंत्रित किए जाएंगे उनको भगवान का दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। करीब 8000 लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद श्रद्धालु दर्शन करेंगे अगले दिन से। लखनऊ से खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मीटिंग। सीएम योगी ने अफसरों के साथ मीटिंग की है। अयोध्या के डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा की है। 2031 तक अयोध्या के विकास के रोड मैप पर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 2031 तक अयोध्या के विकास के रोड मैप पर चर्चा हुई है। एडीए की तरफ से प्रेजेंटेशन यहां पर दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यह मीटिंग हुई है। सीएम योगी ने अफसरों के साथ यहां पर मीटिंग की है। तो सीएम योगी ने अफसरों के साथ मीटिंग की है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या के डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा की गई है। 2031 तक अयोध्या के विकास के प्रेजेंटेशन पर चर्चा की गई है। संभल में अवैध रूप से मस्जिद के निर्माण की कोशिश की गई। एसडीएम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। पुरानी मस्जिद के पास एक और मस्जिद बनाने की कोशिश की शिकायत पर प्रशासन ने वहां पर कार्रवाई की है। मामला चंदौसी कोतवाली के गौशाला रोड का है। एसडीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ प्रयागराज जिले में एक्शन लिया है। एसपी नेता के 1.25 करोड़ रुपए का मकान को पुलिस ने कुर्क किया है। कुर्क किया गया मकान एसपी नेता छविनाथ यादव की पत्नी प्रियंका यादव के नाम पर है। डीएम ने सपा नेता की अवैध संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। सपा नेता छविनाथ यादव के खिलाफ हत्या, लूट, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट समेत संगीन धाराओं में 53 मुकदमे दर्ज हैं।
कई साल से एसपी नेता छविनाथ यादव जेल में बंद हैं। सपा नेता गुलशन यादव का भाई है छविनाथ यादव। प्रयागराज के शादियाबाद में एसडीएम और कोतवाल कुंडा की संयुक्त टीम ने यहां पर यह कार्रवाई की है। खबर गोंडा से है। तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूबे हैं। डूबने में 2 की मौत हुई है। एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 बच्चे डूबे हैं। धान काटने गए बच्चे तालाब में नहाने के लिए पहुंचे थे। खबर आगरा से है। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से मारपीट हुई। एक पक्ष के लोगों ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। मामला थाना सिकंदरा कष्ट में मुस्लिम बस्ती का है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में दूसरे पक्ष के लोगों ने तोड़फोड़ भी की। घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आगरा पुलिस ने उन्नाव के आतिफ खान और इंदौर के अजय कुमार शुक्ला को गिरफ्तार किया। दोनों बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया और थाईलैंड में बेचते थे। एक आदमी के बदले $3,500 मिलते थे। युवाओं को साइबर ठगी और डिजिटल अपराध की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक ये गिरोह 50 से ज्यादा युवाओं को बेच चुका है। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। साइबर स्लेवरी के विक्टिम हमारे आगरा के जिनकी शिकायत में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनके ही जो पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे, जैसे कि उन लोगों से जब जबरदस्ती ये सब कराया गया तो उनके द्वारा विदेश मंत्रालय को मेल किया गया और एम्बेसी ने मदद कर उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर वापस इंडिया भेजा था। तो उनके द्वारा वो मेल भी उपलब्ध कराए गए हैं और यही जानकारी गृह मंत्रालय से हेडक्वार्टर होते हम लोग को उपलब्ध कराई गई थी कि कुछ युवक अभी विदेश से भारत आए हैं और उसी क्रम में पूछताछ के क्रम में इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया। बुलंदशहर में युवक को बेरहमी से पीटने के बाद पेशाब पिलाने का मामला सामने आया। पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला थाना ककोड़ क्षेत्र में झाझड़ झील के पास का है। गौतम बुद्ध नगर के गांव कलूपुरा के रहने वाले विपिन प्रजापति को 23 अक्टूबर को कुछ लोगों ने बंधक बनाकर खूंटे से बांधकर बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, विपिन को पेशाब भी पिलाया गया। विपिन की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि विपिन के पिता राजवीर सिंह की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। विपिन ने आरोपी पक्ष के कुशलपाल पर एफआईआर दर्ज कराई थी। 26 अक्टूबर को विपिन की कोर्ट में गवाही होनी थी। आरोप है कि गवाही न दे पाए, इसलिए 23 अक्टूबर को विपिन को उठाकर बंधक बना लिया गया। उसके साथ मारपीट और पेशाब पिलाने की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी पक्ष की ओर से विपिन के खिलाफ भी छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। तो मैं झाझड़ उन्होंने बांध करने हाथ दे दिए। मैंने काम जो थे बैठा दिए। बैठाने के बाद में मैं झील पे मेरे सिर में दर्द में रोड के सहारे ही लगा के तो बच्चे टूट जा रही। मैंने कहा बेटा तुम उनमें चले जाओ, कोई बात ना, मैं वहीं सो गो मतलब मोटरसाइकिल के बराबर में हूँ। अभी इन लोगों ने ये बढ़िया है, इनने मेरे सिर में पैर घुमा ली। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव सूरजपुर और उधैनी में किसानों को नकली डीएपी खाद मिलने से हंगामा मच गया। किसानों ने एक दुकानदार से 1500 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद खरीदी थी। खाद नकली निकलने पर ग्रामीणों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, जबकि आरोपी रजनेश मौके से फरार हो गया। मामले की पूरी जानकारी जिला कृषि अधिकारी सुमित चौहान को दी गई। तहसीलदार और पुलिस भी मौके पर पहुंची। खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। सूचना मिली थी दूरभाष पे कि यहाँ पे नकली डीएपी एक गाड़ी में आई है, जिसको कि किसानों के द्वारा पकड़ लिया गया है, जिस पे हम लोग पहुँचे हैं। और इसमें आईपीएल के और क्रबको ब्रांड की डीएपी है। 55 बैग डीएपी गाड़ी में मिली है, जिसमें कि गाड़ी चालक मौके पर मिला है और एक व्यक्ति बताया गया है कि वो जो साथ में था वो गायब हो गया है। हम लोगों ने दोनों ब्रांड के नमूने लिए हैं और जो थाने गाड़ी है उसको थाने पे ले जाके वहाँ इसको खड़ा कराया जा रहा है।
रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।